हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 6 के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकासमय है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को कई युगों में हम विभाजित कर सकते हैं और इन्हीं परिवर्तनकारी युगों की व्यवस्थाओं, परंपराओं एवं प्रथाओं ने एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किया। ब्रिटिश संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो इस लंबे इतिहास में क्या हो रहा है, कुछ युग परिवर्तक घटनाएं हो रही है। जैसे हम गोरखपुर क्रांति को जान रहे हैं। ब्रिटिश में सबसे पहले राजतंत्र शासन था, उसके बाद गणतंत्र शासन स्थापित हुआ, फिर पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। तो ये सारी घटनाएं इस लंबे इतिहास में हुई, जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया। तो इस प्रकार ऐतिहासिक प्रलेखों में 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों, सर्वप्रथम व्यक्ति के अधिकारों की इसमें बात की गई थी, और 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र सबसे अधिक प्रमुख है। तो इन तीनों अधिकारों पत्र को ज्येष्ठ विलियम पिट द्वारा क्या कहा गया है, सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान का बाइबल कहा गया है। तो हम देख सकते हैं ये मुख्य स्रोत के रूप में हम लोग इसे जान रहे हैं। दूसरा है संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है। तो इस प्रकार संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें मताधिकार, निर्वाचन पद्धति, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों आदि के संबंध में संसद के द्वारा क्या हो रहा है, समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं। तो ये संसदीय अधिनियम भी क्या है, संविधान के स्रोत है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1689, व्यवस्था अधिनियम 1701 आदि बहुत सारे अधिनियम इसके अंतर्गत शामिल है। तीसरा है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिका के संविधान की भांति न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योग दिया है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन पद्धति की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ के न्यायालयों ने संविधान के विकास में अपना योगदान दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं विल्किस बनाम वुड के अभियोग में क्या निर्णय किया गया है कि किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को क्या हो रहा है, तलाशी या उसके कागजात को अधिकार में लेने पर क्या बोला जा रहा है, अवैध घोषित किया जा रहा है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं समरसेट के अभियोग में भी बोला गया है कि दास्ता का अंत करने की घोषणा कर दी गई है। हावल के अभियोग में क्या हो रहा है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी की बात की गई है। वहीं सुप्रसिद्ध पुशेल अभियोग से क्या हो रहा है, इस आधार पर जूरियों की स्वतंत्रता, जूरियां क्या हो जा रही है आपका, पहले आपका जब न्यायालय में जज या वकील नहीं थे, तब वहाँ पर व्यक्तियों का एक समूह होता था जो अपराधों को या अभियोगों पर क्या होता था, अपना निर्णय देता था। तो बहुमत के आधार पर निर्णय सुनाया जाता था। फोर्थ है सामान्य विधि। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं हुआ है। अर्थात सामान्य विधि उसे हम कह रहे हैं जिसका निर्माण क्या हो रहा है, संसद और सम्राट द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो एक पंक्ति में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि है। ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित होते हैं। तो इसी प्रकार हम मुनरो के शब्दों में देख सकते हैं, सामान्य कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति
करता रहता है। सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी अभियोगों में जूरी व्यवस्था, ब्रिटिश जनता के विचार अभिव्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य कानूनों पर ही आधारित है। फिफ्थ पॉइंट है प्रथाएं और परंपराएं। वैसे प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती है, लेकिन क्या हो रहा है, ब्रिटिश संविधान के अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें, विशेषकर हम देख सकते हैं संसदीय व्यवस्था पूर्णतः प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। तो उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित न होने के कारण क्या हो रहा था, वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता वो करना बंद कर दिए थे। तभी से यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इसी प्रकार हम प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल के समय से भी यह परंपरा स्थापित हो गई कि सदन में बहुमत दल का नेता ही क्या रहेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कई अनेक परंपराएं हैं जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। छठवां है आपका संविधान की टीकाएं, यानी संविधान पर लिखी गई ग्रंथ, रचनाएं एवं पुस्तकें। संविधान पर लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय ले सके। अर्थात संविधान पर जो लिखी गई जो भी रचनाएं हैं, जो भी ग्रंथ है, उसे भी ब्रिटिश संविधान का एक स्रोत समझा जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि संसद, न्यायालय या उससे संबंधित पक्ष में कुछ परेशानियां या समस्याएं उपस्थित होती है, तो इन्हीं टीकाओं के माध्यम से क्या होता है, उसका समाधान निकाला जाता है। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए कुछ अधिक प्रमुख ग्रंथ जिन्हें संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है, इस प्रकार है। इसमें पहला है जिसमें हम देखते हैं डाइसी का ग्रंथ, जिससे लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेजहट का इंग्लिश संविधान, सर ऑस्किन में संसदीय कार्य पद्धति और चलन, एंसन का लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदि हम संविधान की टीकाओं के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जान गए हैं ब्रिटिश संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत जिनके आधार पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है।